क्लास की रिकॉर्डिंग तो आनी नहीं थी, अभी किया, ठीक है, आ रही है, चलिए। तो फिगर इस तरह से आपको गिवन है, और इस फिगर को अब अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, रस्सी से बांधा गया है, सबको एक रस्सी के थ्रू बांधा गया है, इस तरह से एक आयरन रिंग से इनको इस तरह से बांधा गया है। विदाउट स्लैग, रस्सी कैसी है, बिना स्लैग के। स्लैग का मतलब कोई भी मोड़ नहीं है, सीधा 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 रस्सी इस तरह से है, कोई भी ऐसा नहीं रस्सी नहीं होता कहीं कहीं वैसी मुड़ी हुई होती, मुड़ी नहीं है, तो सीधी रस्सी है, ठीक है। इनको इस तरह से बांधा गया है, रबर बैंड से बांध दिया गया है, सारे सर्कल्स को रबर बैंड के थ्रू बांध दिया गया है। तो रबर बैंड के थ्रू अगर बांधा जाएगा तो इस रबर बैंड की लेंथ कितनी होगी या इस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, आपको पूछा जाता है। तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, देयर आर 6 सर्कुलर रिंग्स, 6 है, 3 3 6 है, तो यहाँ पे आयरन रिंग्स केप्ट क्लोज टुगेदर टू ईच अदर, अ स्ट्रिंग बाइंड्स, एक रस्सी मान लो या स्ट्रिंग मान लो, बाइंड्स देन टाइटली, इसको टाइटली बांधा गया है। और क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग इज 1 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस, हर एक जो सर्कल है वो बराबर है, हर एक सर्कल इक्वल है, जिनकी रेडियस कितनी है, हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू बाइंड देम। तो इस रस्सी के, जिस रस्सी के थ्रू ये बंधे हुए हैं सारे जो सारे सर्कल, इसकी लंबाई कितनी होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। कैसे निकालोगे, इस रस्सी की लंबाई अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से। बिना स्लैग की रस्सी है, रस्सी से इस तरह से बांधा गया है सबको, ठीक है। तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी ये फाइंड करना है, जल्दी से बताओ कोई। और हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, बताओ क्विकली, जल्दी से। कोई एक तरीका बेसिक बता देता हूँ, इसका एक बेसिक तरीका भी बताता हूँ, और इसका एक थोड़ा सा हाई लेवल जो है जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो भी बता दूंगा। दोनों तरीके आप कैसे आंसर फाइंड करोगे। देखो, आपको हर एक सर्कल की क्या कहना है कि 6 सर्कल सबको बांधा गया एक रबर बैंड या एक स्ट्रिंग या रस्सी के द्वारा, ठीक है, विदाउट स्लैग, रस्सी किसी के ऊपर टाइटली बंधी हुई, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर आपको गिवन है, हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं सबके सारे सेंटर जितने भी सर्कल हैं उन सर्कल के सारे सेंटर्स को मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, फिर इसके बाद इसका डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। तो अगर मैं सारे सर्कल के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, सारे सर्कल के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर दूं इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहां से भी एक सेंटर को सबको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और सिमिलर वे में यहाँ भी सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया हमने। अब एक चीज बताओ, अगर हर एक सर्कल की रेडियस देखी जाए तो कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, अगेन ये 1 + 1 डायमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा सर्कल की जो रेडियस, तो रेडियस क्या है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये अगेन रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन, देखो जहां से अगर ऐसे इसको ज्वाइन कर दे, अगर इस वाले नीचे को ज्वाइन करें तो नीचे टेंजेंट हो जाता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। सिमिलर वे में यहां भी देखो, अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या है, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, बताओ अगर ये 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सारे एंगल्स 90 होंगे। रीजन क्या है 90 होने का, 90 होने का रीजन देखो, और ये सारी साइड, अब देखो हर एक साइड ये भी 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो पूरा लेंथ अगर देखी जाए, पूरी लेंथ देखी जाए तो कितनी हो जाएगी, इस पूरी यहां से 1 + 2 3 और ये 4, हर एक लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 से 4 की हो जाएगी, पूरी लंबाई कितनी, 4 की, ये भी लंबाई 4 की हो जाएगी, 1 2 और ये 1, और ये कितना 1 2 और ये 1, तो सारी लंबाई लेंथ कितनी को 4 4 की हो जाएगी। जरा इसको भी ज्वाइन कर लूं, अगर मैं इसको भी ज्वाइन करूं इस तरह से,
इसको भी ज्वाइन कर दो और सिमिलर वे में इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने इस तरह से। तो देखो रेक्टेंगल बन रहा है, कितने रेक्टेंगल पहले रेक्टेंगल्स का एरिया, पहले रेक्टेंगल की अगर रस्सी की लंबाई निकालनी है तो भाई एक चीज बताओ, जितनी लेंथ इसकी ये होगी रेक्टेंगल में क्या होगा, आमने सामने की साइड इक्वल होगी, ये क्या है जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ पीछे वाले की होगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2 और 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब ये लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर लंबाई, लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, ये 4 है, ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर, पूरा डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी देखो, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से ये वाली लेंथ, ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी इसकी होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अब बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ये वाला पोर्शन, ये तो आपने निकाल लिया, तो लेंथ रस्सी की लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, रस्सी की लंबाई पहले क्या निकालो, 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, ये आ गया प्लस। अब देखो आपके पास सेक्टर बच गया, कौन कौन सा, देखो यहाँ पे बच गया, ये आपके पास बचा हुआ है, ये सेक्टर बना रहा है, कितना एंगल बनेगा, एंगल बताओ कोई, कौन बताएगा कितना एंगल का सेक्टर बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा इस सेक्टर का। सिमिलर वे में यहाँ भी देखो, ये वाला ये रहेगी, ये रस्सी की लंबाई रहेगी कि नहीं, इसको भी तो जोड़ना है, ये क्या है आर्क है, आर्क क्या कर रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये बताओ, ये रस्सी की लंबाई, ये रस्सी की लंबाई और इधर में एक आर्क रहेगा ये वाला, अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रस्सी की लंबाई निकल जाएगी तीनों के लिए, एक आर्क ए, एक आर्क ए और एक आर्क बी। अगर तीनों की लेंथ निकल जाए तो इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी रस्सी की लंबाई निकल जाएगी। बताओ जरा ये एंगल कितना होगा, कौन बताएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, और ये कितना सेक्टर का जो बनेगा वो कितने डिग्री एंगल का बनेगा, बताओ कोई। बोलो। 120, हाँ। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, रीजन क्या है इसका, देखो यहाँ पे ये कैसा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल है, कैसा इक्विलेटरल, 2 और एक 3 और एक 4, इसकी भी लंबाई 4 है, इसकी भी लंबाई 4 है, इसकी भी लंबाई 4 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री हो गया, ये रेक्टेंगल बन रहा है मतलब 90 हो गया, और ये भी रेक्टेंगल बन रहा है मतलब 90 हो गया, कितना 90 90 180 और 6 कितना हो गया 240, बच कितना गया 120, मतलब ये जो सेक्टर बन रहा है उसका एंगल कितना है 120, क्योंकि पूरे पूरा अगर देखा जाए तो 360 का होता है एक्सेप्ट, अगर इस तरह से एंगल देखा जाए। सिमिलर में यहाँ भी 120 का ही बनेगा और यहाँ भी 120 का बनेगा। अब मैंने देखो एक सर्कुलर अगर आपको निकालना है, एक आर्क की लंबाई निकाली, तो मैंने बताया कि आर्क की लंबाई कैसे निकालो, थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर, सर्किल के जो सर्किल अगर देखा जाए 2 पाई आर का होता है, थीटा जितना हो, यहाँ पे 120 120 120, ये तीन आर्क हैं, इस तरह से तीन सेक्टर बन रहे हैं, तो अगर देखा जाए तीनों आर्क की लेंथ निकालनी है तो कितना 120 120 120 कितना हो गया 360 डिग्री, तो 360 अपॉन में 360 इनटू 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू तो 1 है ना, हर एक सर्किल की रेडियस कितनी 1 है, ये तो कट जाएगा, आपके पास आया क्या 2 पाई, सिर्फ ये तीनों का देखा जाए, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क की लंबाई कितनी है 2 पाई है, तो इसको ऐड कर दो, पूरे पूरे रस्सी की लंबाई निकल जाएगी, तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग क्या हो जाएगी 12 + 2 पाई, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, एक आर्क की लंबाई अगर निकालनी है तो थीटा बाय 360 * 2 पाई आर, एक सर्कल का पार्ट है इसलिए 2 पाई आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है, ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं, लेकिन ये अगर डिटेल करोगे समझ के करोगे तो यही एक तरीका है जिससे आप समझ कर सकते हो, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल, फिर आर्क की लेंथ बचेगी, आर्क की लेंथ निकालो सबकी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते, बोल सकते हो, जल्दी से बोलो, बोलो किसी को कोई दिक्कत है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर मैं रस्सी की लंबाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे।
कर लिया नोट? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, डायरेक्ट जान लो कि जब भी आपसे रस्सी की लंबाई पूछेगा ना तो कैसे निकालोगे, तो वहां पे फॉर्मूला होता है एल, रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जब निकालना होता है एल बराबर डायरेक्टली लिखो, एल का मतलब लेंथ, ये होता है एन डी प्लस 2 पाई आर। अब एन डी ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, जब रस्सी की लंबाई पूछेगा कितने भी सर्किल हो अटैच हो उसमें, 8 हो 10 हो, जितने भी सर्किल अटैच हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब उसका फॉर्मूला क्या होता है एल इज, एल का मतलब रस्सी की लंबाई, तो ये रस्सी है जो ये स्ट्रिंग है, या इसे बोल सकते हो रबर बैंड है, तो इसकी अगर लेंथ पूछी जाए तो एल इज इक्वल टू एन डी प्लस 2 पाई, एन का मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ सर्कल, कितने सर्कल है 1 2 3 4 5 6 सर्कल है, डी का मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल, बट डी का मतलब कुछ और नहीं, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ सर्कल, एन इज नंबर ऑफ सर्कल एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, diameter of the circle, and r is the radius of the circle, and r is the radius of the circle, r is the radius of the circle, r is the radius of the circle, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, देखो कितने सर्कल है, 6 सर्कल है, 6 सर्कल हो गए, डायमीटर अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर तो 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर एक सर्कल कितना 2 प्लस 2 पाई, और रेडियस कितनी 1, आ गया आंसर 12 इनटू कितना आ गया 2 पाई, तो आपके पास ये आंसर डायरेक्ट निकालने का तरीका। अब एग्जाम में अगर निकालना होगा तो यही चीज यूज करोगे, मैंने वो डिटेल बताया, वो डिस्क्रिप्शन आपको इसलिए कि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए कैसे वो होता है, कैसे वो रबर बैंड की रस्सी के अंदर निकलती, बाकी एग्जाम में जब करोगे तो एल इज इक्वल टू एन डी प्लस 2 पाई आर ही यूज करोगे, तुरंत आंसर हो जाता है, ठीक है। हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ सर्कल, 6 सर्कल है, 6 से मल्टीप्लाई, डी का मतलब डायमीटर, एक सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो डायमीटर कितना होगा 2 होगा, 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी, रेडियस 1 है तो इसलिए यहाँ पे 6 12 प्लस 2 पाई हो जाए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। Second question is very important for you also, for the exam point of view also, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड क्वेश्चन अच्छे से नोट करो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस triangle ABC, in a triangle or isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC is equal to 17.5 centimeter, 17.5 centimeter, so AB is equal to AC is equal to 17.5 सेंटीमीटर है, BC is equal to आपको गिवन है कितना है 21 सेंटीमीटर है, BC is equal to 21 centimeter, infinite circles, infinite circles are made, infinite circles are made inside this, infinite circles are made inside this triangle as shown in figure, as shown in figure. Find the sum of the perimeter of, find the sum of, find the sum of perimeter of all the circles, perimeter of all the circles, sum of perimeter of all the circles, ठीक है। अब इस तरह से फिगर बना हुआ आपके पास,
और उसमें सर्कल्स बने हुए हैं इस तरह से। और ऐसा इनफाइनाइट सर्कल्स ए बी सी, ये फिगर गिवन है आपको। और ये कितनी लंबाई है, 17.5 दे रखी है यहां से यहां तक। और ये भी कितना है, 17.5 ये। चलो, और बीसी आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है, बीसी 21 सेंटीमीटर, बीसी 21 सेंटीमीटर। इसका आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी से क्विक। हाँ हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सर्कल्स है, हमें नहीं पता, हमने बस शो किया है दो तीन सर्कल शो किया है, नहीं पता कितने सर्कल है गिनती में। और छोटे 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 सर्कल होंगे, और छोटे छोटे सर्कल, लेकिन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल है एक ट्रायंगल के। चलिए इसको ड्राइंग भी इन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, जिसकी आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होती है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। BC 21 दे रखा है, इनफाइनाइट सर्कल्स आर मेड इनसाइड दिस ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ऑल द सर्कल्स। तो आप जितने भी सर्कल हैं सबका पेरीमीटर का सम निकालना है। ठीक है, सबके पेरीमीटर का सम निकालना, जल्दी से करिए और आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए कितना आंसर होगा। बताओ मैं इसको। चलो मैं बताता हूँ इसको। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे फिगर बना देता हूँ फिर से। अब इस तरह से फिगर आपको गिवन है, और इनकी रेडियस अगर देखी जाए, और ये कितना 17.5 है, टोटल डिस्टेंस ये वाली जो है AB और AC बराबर है, ये भी 17.5 ही होगा। और ये कितना 21 दे रखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सीधा सीधा, ये वाली लाइन अगर मैं स्ट्रेट आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो अगर एक हाइट ड्रॉ करते हो तो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं इस तरह से, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, आइसोसेलेस में तो यही होता है, 90 डिग्री बनेगा। अब ये वाली हाइट है कितनी एक्चुअल में, अगर देखी जाए एडी, जो ये वाली एडी है वो एडी लेंथ है कितनी, ये अगर हमें निकालना हो कि एडी लेंथ कितनी होगी। सबका वीडियो आ रहा है, मतलब स्वाति क्या दिक्कत है, किसी दिक्कत है क्या किसी को। अब देखो यहाँ पे ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। अब हमें समझना होगा कि यार इसकी रेडियस, हमने सबकी अलग अलग रेडियस मानी। एग्जांपल के लिए हमने तीन तीन सर्कुलर, तीनों के पहले की रेडियस कितनी मानी, R1 मान ली। और ये R1 R1 2R1 हो जाएगा, पूरा डायमीटर अगर पहले वाले सर्कल का डायमीटर देखा जाए तो 2R1 होगा। ठीक है, 2R1। दूसरा वाला सर्कल कितना होगा, R2 रेडियस मान ली, तीसरे वाले सर्कल की रेडियस R3 मान ली। तो अगर देखा ये भी R3 होगा, ये भी R2 होगा, और ये भी कितना R1 होगा।
तो इस तरह से नॉर्मल सर्कल की बात करें तो ऐसे n सर्कल्स है, नंबर ऑफ सर्कल्स कितने n सर्कल्स है इसमें, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने n। अब ये वाली हाइट हमें निकालनी, तो आपको पता है राइट एंगल पे अगर ये आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलरली, तो यहाँ का आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात मैंने बताई थी कि अगर आपने मिला दिया सामने वाले लाइन पे जो है इसको ये मिलाते हो, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कैसा होता है, हमेशा सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ इसकी होती है, बता चुका हूं सब, ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और पढ़ रहे थे जब। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ट्रिपलेट होगा पक्का, कहीं ना कहीं ट्रिपलेट दिख रहा है मुझे। कैसे दिख रहा है, देखो अगर ये 17.5 है और ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो कैसे बढ़ जाएगा, 21 जो होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली का मतलब कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ 10.5 हो जाएगी, यहां से यहां तक बीसी कितनी हो जाएगी 10.5, बीसी 10.5 और ये कितना बीडी भी 10.5 हो जाएगा। इक्वली डिवाइड होता है, पर ये बताया दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, इक्वली डिवीजन होता है यहाँ पे, तो 10.5 10.5। अब एक चीज बताओ मुझे, ट्रिपलेट में अगर मुझे पता है तो 3 4 5 के ही ट्रिपलेट मुझे पता है, ठीक है। 3 4 5 क्या 17.5 जो है इसी का मल्टीपल है, अगर है तो बिल्कुल देख चेक कर सकते हैं आप। अब ये देखो यहाँ पे 3.5 का मल्टीपल है कि नहीं, 35 का 5 गुना, ठीक है, 15 17, तो ये 17.5 होता है। इसका 5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 टाइम्स करोगे 12 और 4 5 20 14 आ जाएगा। फिर इसका 5 टाइम्स करोगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब ट्रिपलेट आपके पास 15 14 15 और 17.5 का है ये ट्रिपलेट, ठीक है। ये ट्रिपलेट क्या है, ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है, क्या है, ये है 3.5 into 5 और ये क्या है ट्रिपलेट बन रहा है 5 गुना, 3 4 5 का ट्रिपलेट। 10.5 किससे आएगा, 10.5 अगर देखा जाए, सॉरी क्या करोगे 3.5 से करना, 3.5 से सबको किया है, 3.5 टाइम्स 7 बाई हाफ का अगर देखा जाए इतना टाइम से, तो यहाँ भी 3.5 करोगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो कितना 3 का 3.5 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हाइट आपके पास ये हो गई, अगर देखा जाए 17.5 आ गई, ये 10.5 है, एक दो साइड में गिवन है, तीसरी साइड कितनी होगी, जो ये हाइट होगी वो 14 होगी। ये हाइट पूरी कितनी आ गई आपके पास, जो हाइट निकल के आएगी पूरे ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई, ये 14 सेंटीमीटर आ गई ऊपर से नीचे, मतलब ये वाली लेंथ आ गई 14 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात, कितनी बात अगर समझ आ रही तो ये चीज बताओ, अगर इन सर्कल्स के डायमीटर को सबको जोड़ दिया जाए, इन सर्कल्स के हर एक डायमीटर, इस छोटा सर्कल यहाँ होगा बिल्कुल एकदम जुड़ा होगा, छोटा सर्कल फिर उसके बाद छोटा सर्कल फिर छोटा सर्कल, इस तरह से बड़ा बड़ा इस तरह से छोटा सर्कल, तो सारे सर्कल्स के डायमीटर को अगर जोड़ा जाए किसके बराबर होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। भाई इसका डायमीटर 2r1 2r2 2r3, भाई रेडियस अगर r है तो उसका डायमीटर 2r होता है, तो ये कितना हो जाए, इसका डायमीटर 2r1 2r2 2r3, इस तरह से n सर्कल्स है, तो इस तरह से जोड़ोगे सारे सर्कल्स के, अगर हम जोड़ दें सारे सर्कल्स के, सारे सर्कल्स के डायमीटर को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, कितना 2r1 प्लस 2r2 प्लस 2r3, अब इस तरह से n सर्कल्स है तो n टाइम्स आएगी, तो किसके बराबर होगी, ये पूरी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि सर्कल का पेरीमीटर, आपको जितने भी सर्कल है उन सबके क्या है, सबका पेरीमीटर का सम निकालना है, सबका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r। अगर सर्कल का पेरीमीटर देखा जाए तो 2 पाई r होता है, जनरली 2 पाई r, हमारे पास 2r1 2r2 इस तरह से दे रखा है। अगर मैं 2 पाई r, सब में 2 तो 2 प्रोजेक्ट है, रेडियस प्रोजेक्ट है, अगर मैं पाई का मल्टीप्लाई कर दूं सब में, अगर पूरी एन टर्म्स तक अगर हम पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई r1 2 पाई r2, तो ऐसे पूरा डायमीटर बन के ये बन जाएगा पेरीमीटर की, ये पूरा पेरीमीटर, तो इधर भी पाई का मल्टीप्लाई करो 14 में भी फिर पाई का मल्टीप्लाई होगा। अगर 14 में पाई का आपने मल्टीप्लाई किया है, 14 में पाई का मल्टीप्लाई कर दो, 14 इंटू कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, सॉल्व कर दो 7 से 2 बार, तो ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली लेंथ क्या है, ये देखो टू सब में पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई r1 आ जाएगा, 2 पाई r2, पहले वाले सर्कल का कितना हो जाएगा पेरीमीटर 2 पाई r1, फिर दूसरे वाले का 2 पाई r2, फिर तीसरे वाले 2 पाई r3, मतलब ये पूरा पेरीमीटर ही है, n टर्म्स तक है, तो n टर्म्स तक के सर्कल, सबके सर्कल का पेरीमीटर ऐड करा, किसके बराबर आया 44 सेंटीमीटर के बराबर आया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो मुझसे।
बोलो। नोट कर लीजिए और सभी लोग, और एक बार पढ़ना अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। ये जो चीज है ये ट्रिपलेट ही है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल 10.5 मतलब 3 का 3.5, ये कितना 5 का 3.5, तो 4 का 3.5 यहाँ आना चाहिए, मतलब 14 सेंटीमीटर। हाइट हो गई 14 हो रही है, डायमीटर जब जोड़ोगे सबका डायमीटर, ये सबके सारे सर्कल्स के डायमीटर को जोड़ोगे एन सर्कल्स के, तो किसके बराबर आएगा? 14 के बराबर। 14 के बराबर कर दे, दो तरफ पाई का मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर, सबका पेरीमीटर निकल जाएगा। बोलो, क्लियर हो तो बताओ फटाफट, आगे मूव करें। कर लिया नोट सभी ने? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे। डरते हैं लोग, बोलते हैं कि सबके सामने बोलना पड़ेगा, इसलिए मेरे को बोलने में क्या है, मेरा खुद। क्या क्लास नहीं हो आ रही है क्या सबको? कनेक्ट नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत है भाई आप लोगों का? बाकी लोगों की क्लास अच्छी चल रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर रिकॉर्डिंग तो देख लेना फिर, और क्या प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। चले आगे, बोलो जल्दी से फट से, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल भी नहीं रहे तुम लोग, हटाए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब एक चीज, अगले क्वेश्चन के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर कभी भी मान लो एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसमें क्या दिया होगा आपको कि मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, खेत है या फिर जो भी चीज है। अब उसमें क्या है कि बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। उसमें बीच में क्या बनाया गया है? रास्ता बनाया गया है। रटना वटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन करना है। बाकी फॉर्मूला किताबों में दिया रहता है बहुत सारे, आपको रटना नहीं है कुछ भी, आप समझो बस कैसे करते हैं। बेसिक फॉर्मूला तो याद ही होंगे, लेकिन कैसे करते हैं बस आपको ये समझना है। अब देखो, इस तरह से बीचों बीच रास्ता बनाया गया, तो इसकी लंबाई कितनी? एल लेंथ है इसकी, इसकी लंबाई एल है, और ये चौड़ाई जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी है? बी। रास्ते की चौड़ाई अगर हमने मान ली, कुछ भी मान लो, डब्ल्यू मान सकते हो, एक्स मान लो, रास्ते की चौड़ाई जो ये वाला रास्ता है एक्स, इसकी लेंथ कितनी है? एक्स। इसकी भी लेंथ कितनी है? एक्स। और इसकी भी लंबाई कितनी है? एक्स ही है। सब जगह से रास्ते की चौड़ाई जो बनाई गई है बराबर बराबर है, एक्स एक्स है, ठीक है। अब कहा गया इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, इस रास्ते का एरिया कितना होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। हाउ यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस सैडेड पोर्शन या एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। कैसे आप फाइंड करोगे इसका एरिया? तो नॉर्मल सी बात है, समझो बस कॉन्सेप्ट बेसिक था, राइट नॉट का नहीं। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सैडेड रीजन या एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? रास्ता जो बनाया गया है बीचों बीच। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इस वाली लाइन को ज्वाइन करूं और इस वाली लाइन को, तो आपको इस छोटा सा क्या दिख रहा होगा? रेक्टेंगल दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिप दिख रही होगी, पतली सी छड़ी टाइप की, इस टाइप की। ये क्या है? एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई कितनी एल है और चौड़ाई कितनी एक्स। ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं? ये वाला रेक्टेंगल आपको, ये बड़ा ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, जिसकी लंबाई कितनी एल है। तो इसके रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल प्लस लंबाई एल और चौड़ाई कितनी? एक्स। एल एक्स हो गया प्लस ये भी तो एक रेक्टेंगल ही फॉर्म हो रहा है, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही फॉर्म हो रहा है।
ये भी इस रेक्टेंगल का एरिया कितना, जिसकी चौड़ाई कितनी है बी है, मतलब लेंथ कितनी है बी है इस वाले की, और इसकी चौड़ाई कितनी एक्स है। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, बी इंटू एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया, ठीक है। प्लस अब देखो माइनस, अब कौन सा एरिया दो बार काउंट हो गया, जरा बीचों मध्य में जब इस वाले रेक्टेंगल को ले रहे थे आप, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये बीचों बीच वाला जो एरिया है ये वाला, उस वाले पहले वाले रेक्टेंगल में भी काउंट हुआ, ठीक है। और फिर जब इस रेक्टेंगल को आपने लिया तब भी ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है दोबारा काउंट हुआ थी इस वाले ये वाला। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, दो बार काउंट हुआ, एक बार पहले रेक्टेंगल में फिर दूसरे रेक्टेंगल। तो इस वाले एरिया को माइनस कर देगा, इस वाले जो स्क्वायर बन रहा है एक्स, जिसकी क्या है लंबाई चौड़ाई सब एक्स है, क्या है इसकी जो साइड है वो कितनी एक्स है, ठीक है। तो ये स्क्वायर बन रहा है बीचों बीच, बीचों बीच इस वाले इसको दो बार काउंट हो गया इस एरिया को, तो माइनस कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला एक लोग रटाते रटो नहीं, क्या करो, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, और उसमें से जो एरिया डबल काउंट हो रहा है उसको माइनस कर दो, आपके पास एरिया प्राप्त निकल जाएगा। मतलब वो कॉमन ले लो, अगर एक्स कॉमन ले लो तो आपके पास फार्मूला लिख दिया जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स, यही लिखा होगा, वो लोग इसे बोलते हैं रट लो, ठीक है। l प्लस बी माइनस एक्स, तो इसको रटेंगे बोलते हैं, रटना नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, l इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चलो हटा देते हैं इसको, क्या, हाँ हाँ हाँ। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, उसका फॉर्मूला रटोगे फिर क्या फायदा रहता है। देखो आपके पास जब इस तरह से रेक्टेंगल होता है, मान लो अगर आपको साइड साइड रोड दी गई, कहा कि बिल्कुल किनारे किनारे रास्ता बनाया गया, तो रेक्टेंगुलर फिगर बाहर से भी रास्ता बन सकता है, अंदर से भी रास्ता बन सकता है। एक चीज बताओ मुझे, जब अंदर से रास्ता बनेगा इस तरह से, ठीक है, रास्ता अंदर अंदर बन रहा है, ठीक है। तो रास्ता अगर अंदर बना, उसकी चौड़ाई कितनी की रखी थी रास्ते की, अगर इसका आपसे एरिया पूछा जाता है क्या होगा एरिया, इसका एरिया क्या होगा, है ना। तो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि अब देखो बाहर तो अगर देखा जाए फील्ड क्या है, रास्ता अंदर बनाया गया है, ठीक है, और फील्ड कैसी है बाहर है, तो पूरा अगर इसकी लंबाई देखी जाए, जो जो क्षेत्र है या जो फील्ड है उसकी लंबाई कितनी एल है, और अंदर वाली जो बाहर के इसका चौड़ाई कितना बी है। अब इसके अंदर रास्ता बनाया गया, अब कितना मीटर का रास्ता बनाया गया वो नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, मतलब रास्ता कितने का एक्स मीटर, इधर भी एक्स है, सब पूरा चौड़ाई एक्स एक्स की है, ठीक है। अब जब निकालना होता है एरिया, तो लोग रेक्टेंगल का फॉर्मूला कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर एरिया ऑफ पाथ पूछा जाए, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, पूरी लंबाई कितनी है, या इनर पाथ, अगर एरिया ऑफ इनर पाथ पूछते हैं, एरिया ऑफ इनर पाथ, अंदर जो रास्ता बना हुआ है इनर पाथ, तो कितना हो जाएगा, पहले तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया पूरा कवर हो गया, एल इनटू बी, बाहर वाले रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकालोगे तो पूरा एरिया निकल गया, माइनस अगर अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो बाकी का तो एरिया बचा चारों तरफ, ठीक है, माइनस पाथ। अब इस वाले अंदर की, अंदर जो रेक्टेंगल उसकी लंबाई बचेगी, अगर पाथ छोड़ दोगे, रास्ते को छोड़ दोगे, तो अंदर की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब देखो एक चीज बताओ, ये एक्स चौड़ाई कितना एक्स है, ये भी कितना, इधर से कितना एक्स, मतलब आप कितना एक्स छोड़ रहे हो, 2x छोड़ रहे हो, एक्स एक एक्स आपने इधर छोड़ा, एक एक्स आपने इधर छोड़ा, पूरी लंबाई में से कितना माइनस करना पड़ेगा 2x, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l माइनस 2x, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी l माइनस 2x।
सिमिलर में ब्रेथ में भी कितना छोड़ना पड़ेगा, नीचे x फिर ऊपर x, यहाँ भी x छोड़ोगे और नीचे भी x छोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा, पूरे b में से कितना माइनस करना पड़ेगा, b माइनस 2x। तो इसका जो एरिया आ जाएगा पूरा पूरे पूरा रेक्टेंगल का एरिया माइनस का कितना, इस वाले नीचे अंदर का जो रेक्टेंगल, ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया l माइनस 2x इंटू b माइनस 2x। सिमिलर कॉन्सेप्ट, जब वैल्यू पूछेगा तो आप रटो नहीं फॉर्मूला को, आप क्या करो, जो वैल्यू दी होगी उसी वैल्यू को पुट करके निकाल लेना। अब जब मानोगे पूरी लंबाई 10 है, कहा गया रास्ते की लंबाई 2 है, 2 मीटर है, तो रास्ते की लंबाई 2 मीटर है, पूरी लंबाई 10 मीटर है, तो 10 में से 2 इधर से निकलेगा, तो 2 इधर निकलेगा, मतलब 4, तो अंदर कितना बचेगा, 6 बचेगा, अंदर कितना बचेगा भाई, नॉर्मल सी बात है, पूरी अगर लंबाई इसकी 10 है और अंदर रास्ता बनाया गया, कहा कि रास्ते की चौड़ाई कितनी, 2 है, 2 है, 2 इधर से निकलेगा, 2 इधर से निकलेगा, कितना निकल गया, 4 निकल जाएगा, 10 में से बचेगा कितना, अंदर का 6 बचेगा। इस तरह से कर लेकर जल्दी हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं है वहां, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ इनर पाथ, और आउटर पाथ हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो x है वो x जुड़ जाता है, दोनों तरफ एक x इधर से भी जुड़ता है, इधर से भी जुड़ता है, मतलब l प्लस 2x। रटने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आपके पास निकाल सकते हो अगर आपके पास क्या हो, आपके पास वैल्यूज गिवन हो तो, ठीक है। अब क्लियर है, बताओ जरा, कोई पूछ रहा था, क्लियर है ये, बोलो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangular lawn, a rectangular lawn 60 into 40, 60 into 40 meter square has 60 into 40 meter square has two roads, each 5 meter wide, each 5 meter wide, between running between the park, running between the park. One is parallel to width. One is parallel to width. एक चौड़ाई के पैरेलल है. Cost of graveling is 60 पैसे per meter square. Find the total cost of graveling. Find the total cost of graveling. तो टोटल कास्ट ग्रेवलिंग की क्या होगी, फूल पत्ती लगाने का या जो भी चीज है, आप जो भी ग्रेवलिंग का मतलब कुछ भी आप वहां मान सकते हो, ठीक है। बता दो कितना रुपए लगेगा, तो यहाँ पे 300 रुपए और 275 रुपीज। अब चौथा ऑप्शन है 270 रुपए। कौन बताएगा इस आंसर को फटाफट, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। आपके पास गिवन है रेक्टेंगुलर लॉन 60 into 40 मीटर स्क्वायर हैज टू रोड्स ईच। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर जो है खेत है, जो भी मानना हो मान सकते हो, उसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, और कह रहा है बीचों बीच रास्ता बनाया गया जिसकी चौड़ाई कितनी, 5 मीटर चौड़ाई है। आपसे पूछा है और क्या है, वन इज पैरेलल टू द विड्थ, एक विड्थ के पैरेलल है, चौड़ाई के भी पैरेलल है। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज 60। अब फूल पत्ती जो बचा हुआ क्षेत्र है उस मतलब वो रोड के अलावा जितना भी एरिया बचा हुआ उसमें अगर फूल पत्ती या जो भी चीज लगाना हो, पेड़ पौधे लगाना हो या कोई अदर काम करना हो, तो उसको ग्रेवलिंग करने का, ठीक है, ईंटें लगाने या जो भी चीज है उसमें 60 पैसे लगते हैं हर मीटर, पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा लगता है, 60 पैसे लगता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। जल्दी से आंसर बताओ।
हाँ 285, बहुत अच्छे। अब देखो ये मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, आपके पास गिवन क्या है, देखो अभी अभी बताया था जैसे वैसे ही करना था। आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह से, ठीक है। अब उसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया। अब बीचों बीच जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालना है, मतलब इसमें आप इस वाले पार्ट में कुछ भी करना हो, फुल पत्ती लगानी हो, जो भी, इस वाले लॉन का जो है एरिया हमें फाइंड करना है। बाकी जो है रोड का एरिया छोड़ दो, इस वाले पार्ट का एरिया आपको निकालना है। इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो आपके पास लंबाई कितनी, 60 दे रखी है, पूरे की एरिया लंबाई देखिए 60 मीटर है, चौड़ाई कितनी 40 मीटर है, और जो पार्क है जो ये रास्ते की लंबाई वो कितनी 5, सबकी 5 5 है, ठीक है। तो पहले आप इसका इस अगर पूरे पूरे में पूरे का एरिया निकाल दो, पूरे फील्ड के एरिया में से इस रास्ते का एरिया निकाल दो, इस रास्ते का जो एरिया है वो माइनस कर दो, तो क्या आपके पास जो है जो लॉन बचा, ये पार्ट बचा, उसी का तो एरिया निकल के आएगा। तो एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, 60 लंबाई है, चौड़ाई कितनी 40 है, ये टोटल एरिया हो गया, माइनस टोटल एरिया। अब माइनस क्या करना है उसमें से, अब जो है उस एरिया टोटल एरिया में से हम इस रास्ते का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, इस वाले रास्ते का। कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे, पूरा रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, क्या करोगे, लंबाई कितनी 60 इंटू कितनी 5, ये पूरा पूरा स्ट्रिप हो गया। दूसरी स्ट्रिप कितने की है, 40 इंटू 5, ठीक है, चौड़ाई माइनस का। अब कौन सा एरिया डबल काउंट हो रहा था, ये वाला एरिया डबल काउंट होता है, पता है आपको, डबल काउंट होता है मतलब कितना इसका है 5 5 है सब, तो ये स्क्वायर हो गया 5 5 का, तो ये वाला एरिया डबल काउंट हुआ है, तो इसको माइनस करो, इस वाले एरिया को, बीच वाले को, तो -5 का स्क्वायर कितना 25। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ गया 2400, माइनस का कितना 300, और ये कितना 200, 500, 500 में से 475 माइनस करना, ये कितना 25 माइनस किया 475। फिर अगर इसमें से माइनस करते हो 400 तो कितना बचेगा आपके पास, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, सही है ना ये, क्लियर है ना, एरिया ऑफ लॉन रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम्म। अच्छा रोड का ही पूरे लॉन में नहीं लगाना था सर, तो आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको एक रेक्टेंगुलर लॉन 16 टू 2 रोड्स 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन द पाम वन इज पैरेलल टू द विड्थ, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इज, किसको ग्रेवल करना है, रोड को ही ग्रेवल करना है, मतलब रोड का रास्ता, रोड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये चीज नहीं है, रोड का ही एरिया निकालना है। ग्रेवलिंग का मतलब इसमें पत्थर लगा रही है, जो भी ईंटें लगा रही है, ग्रेवलिंग का मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, तो आपको ये लॉन नहीं, लॉन का एरिया नहीं निकालना है, इसका एरिया नहीं फाइंड करना है, आपको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला रास्ता जो है इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ आपको, ठीक है। इसका एरिया, तो इसका एरिया तो यही होता है एल इंटू बी, एल इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो एरिया आ गया आपके पास आ गया 475 आया। अब ये तो मीटर स्क्वायर आया है ना, ये तो मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें ग्रेवल करना, इसमें ईंट लगानी है, तो क्या है, ईंट लगाने का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दे रखा है कि हर एक मीटर स्क्वायर में 60 पैसे लगते हैं, ठीक है, 60 पैसे, तो इतने मीटर में कितना लगेगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए 475 मीटर, एक मीटर में लगाने में कितना 60 पैसा लगता है, 0.6, 475 में कितना लगेगा, आप यहां से निकाल लो, ये आ गया 285 रुपीज, ठीक है। ये क्लियर हो गया, लॉन का एरिया नहीं निकालना था आपको, इसका एरिया नहीं फाइंड करना था, आपको रास्ते का ही एरिया निकालना था। ग्रेवलिंग किस पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे करनी है, उसका एरिया फाइंड करके आपको बस टोटल कॉस्ट से जो भी कॉस्ट है लगाने का उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0.6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर हो तो आगे बढ़े। हम्म,
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे हटा देते हैं इसको। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स of a trapezium. Length of parallel sides of a trapezium are 51 centimeter and 21 centimeter, and that of each other two sides is 39 centimeter. What is the area of the trapezium? What is the area of trapezium? जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। ऑप्शन है 1152, 1206, 1296 और 1260 इन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। The length of the parallel sides of a trapezium are 51 and 21 centimeter. That of each of the two sides is 39 centimeter. What is the area of the trapezium? देखो जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ दे रखी है 39। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया जिसकी दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया ये। जल्दी से सॉल्व करो सभी लोग। किसका है तो दिक्कत आ रही है क्या? शुभम को दिक्कत है क्या? शुभम सर क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ब्लैक हो जाएगा। शुभम क्लास में हो कि नहीं? अच्छा रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसका छूट जाए रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या दे रखा है 51 21 एंड द थर्ड साइड इज, एंड जो नॉन पैरेलल साइड है वो कितनी कितना ये आपको दिया 39। तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम तो आपको पता है ना, ट्रेपेजियम का कैसे निकालते हो आप। ये अगर देखा जाए तो ट्रेपेजियम को जिस तरह से बनता है, दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल। तो ये कितनी है 51 सेंटीमीटर है लेंथ, दूसरी कितनी है 21 सेंटीमीटर, दो साइड जो नॉन पैरेलल है वो 39 की, ये 39 सेंटीमीटर और ये भी कितना 39 की। अब इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे? अब यहां से आप इसकी हाइट, आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये लिखा है हमने। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला निकालना है आपको। कैसे निकलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? आपने इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर ही होगी डिस्टेंस, ड्रॉ कर दिया। हाइट निकालना आपको। भाई एक चीज बताओ, जितने अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो जितनी लंबाई है 21 उतनी ये 21 होगी कि नहीं? ये भी 21 होगी। तो टोटल 51 है, 51 में से 21 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 30 को बराबर बांट दो, 15 इधर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी लंबाई, आ जाएगी 15 15 30 है तो 15 15 बढ़ जाएगा। अब आपके पास एक चीज होता है, ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है, 15 है 39 है, तो किसका ट्रिपलेट है? 3 4 5 12 13 का ट्रिपलेट लिख रहा हूं, 5 12 13। 13 का 3 गुना क्या होता है 39, 12 का 3 गुना कितना होता है 36 और 5 का 3 टाइम्स कितना होता है 15।
15 15 36 और 39। तो एक साइड 15 है, 1300 ये 36 हुई, हाइट कितनी आ गई 36। यहाँ से 36 आगे सिमिलर में 36 यहाँ से भी आएगा, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी, ये 51 है और 21 है, कितना हो जाएगा 51 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी 36। ये तो 72 का हाफ कितना 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 दैट इज 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है 1296। कोई प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से क्विक। क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है, कोशिश करेंगे 2D आज खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास से 3D मेंसुरेशन शुरू करेंगे। ठीक है, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है फटाफट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC. If AB is equal to 4, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, CD is equal to 7 centimeter, and DA is equal to 2 centimeter. Then what is the area? Then what is the area of trapezium? What is the area of the trapezium? Option है आपके पास 22 root 2 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है 22 रूट, थर्ड ऑप्शन है 22 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है 22 रूट 2 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 3। ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से ट्राई करिए। बताओ इसका आंसर। नहीं होगा, बताओ ना। अब एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, देखो आपके पास इस तरह से ट्रेपेजियम बना हुआ है।
ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC, ठीक है, सही है। AB is equal to 4 सेंटीमीटर, छोटी वाली डिस्टेंस। DC is equal to 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है DC। और CD is 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और AD कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका एरिया पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया। आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको हाइट नहीं गिवन है या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन फाइंड करोगे? आप क्या करो, इसके जस्ट पैरेलल, इस एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती थी, आमने सामने की साइड कैसी होती है, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। मतलब ये दो है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी भी तो लंबाई 2 ही होगी, ये भी 2 हो जाएगा। चार है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से ये 4 हो गया, टोटल 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस ट्रायंगल पे डाल दें इस तरह से, हमें ये वाली हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए। इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलेगी, उसके लिए हम पहले हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, हीरोज फॉर्मूला से हम हाइट निकाल सकते हैं। एच मान लिया, ये वाले डिस्टेंस है, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। कौन सा ट्रायंगल है, ABCD, ई मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ECB, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला के थ्रू। तो आप सेमी पेरीमीटर निकालो पहले। 3, देखो ये लेंथ 3 है, ये भी कितनी बचेगी भाई, 7 है, 7 में से 4 निकल गया तो 3 ही तो बचेगी। ये भी कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 होगी। ठीक है, ये 2। ठीक है, कितना हो जाएगा सेमी पेरीमीटर? आप पेरीमीटर पहले जोड़ लो, 3 3 6 2 कितना, 8 8 का आधा कितना, 4। सेमी पेरीमीटर आ गया 4। एक पहले बताया ना, पेरीमीटर जोड़ के फिर सबको जोड़ो, उसका आधा कर दो। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 4। 3 3 6 2 8 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया होता है एस, रूट के अंदर कितना, एस एस माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो होता है। तो ये आपके पास एस की वैल्यू कितनी, 4 है। 4 माइनस कितना, पहले साइड 3 है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 2 करोगे 2 आ जाएगा। फिर 4 माइनस 3 करोगे 1 आ जाएगा। और इस एरिया, इसका ट्रायंगल, जब आप हाफ बेस, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाफ बेस कितना है, बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है नहीं पता, एच मान। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेगा, 8 8 में से क्या, 8 को हम 4 में से 2 निकलेगा बाहर, तो ये 2 √2 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, कितना हो गया 4/3 √2 आ गया। ये आपके पास हाइट आ गई 4/3 √3 सेंटीमीटर। ये आपके पास हाइट निकल गई। अगर आपके पास हाइट निकल गई तब तो एरिया निकालना इजी हो गया। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब निकाल के एरिया बताओ जल्दी से कोई, कितना हो जाएगा। ये तो आपने हाइट फाइंड कर ली, हाइट कितनी, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 4/3 √2। तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट एरिया तो आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 7 है 4 11 हो गया, इनटू हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4/3 सॉल्व कर लो, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये आ गया 22 तो √2/3 स्क्वायर, ये आंसर है। बोलो समझ आया? हाँ बोलो। अरे पैरेलल क्यों नहीं, पैरेलल तो ड्रॉ कर सकते हो ना। अपोजिट साइड डिफरेंट होने से क्या मतलब, ये साइड किसी और साइड में जा रही है, ये लाइन तो किसी और डायरेक्शन में जा रही है ना। इसके इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो इसके पैरेलल ड्रॉ करने से क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये नहीं बदलेगा। अगर इसको आप इस तरह से लेके जाओगे इस तरह से, तो ये इक्वल ही रहेगी। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो वो इक्वल रहेगा। हमें इससे क्या मतलब है, हम इससे मतलब ही नहीं ले रहे, हम तो इसके बराबर लेंथ खींच रहे हैं, जितना लंबाई ये है उतनी लंबाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इक्वल भाई, हाइट होगी तो बराबर ही होगी ना। हाइट जितनी यहाँ से होगी वो भी बराबर, यहाँ से जितनी हाइट होगी वो भी बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप फिगर थोड़ा सिमेट्रिकल जॉब में पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिगर सिमेट्रिकल हो गया। ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइन ट्रेपेजियम में एक लाइन ऊपर जा रही है, नहीं। पैरेलल है मतलब ये दोनों तो पैरेलल है ना, इनके बीच फिगर ड्रॉ किया गया है। थोड़ा समझो इसके बारे में। और कोई डाउट?
नहीं आएगा, सेम ही, ठीक है, अलग नहीं आएगा, सेम एरिया आएगा, ठीक है। उस तरह से कर सकते हो। डायरेक्ट हमें पता है कि इसका जो हाइट मिल गया तो आसान हो गया, ज्यादा इजी हो जाता है। चलो हटा दें इसको, फिर नोट कर लिया। हटाया इसको। अब लिखो इसी 2D मेंसुरेशन में पॉलीगन, लास्ट टॉपिक 2D मेंसुरेशन का पॉलीगन, बहुभुज। अब देखो पॉलीगन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होगा आज। जो रटाया जाता है फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ रहा है क्यों ऐसा होता है, उसका मैं रीजन दूंगा। पॉलीगन एकदम डिटेल में क्लियर होगी हर चीज। पॉलीगन का मतलब बहुभुज आता है। एक क्वेश्चन तो हमेशा बन जाता है मेंस में या प्री में, एक क्वेश्चन तो हमेशा बन जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे बहुभुज की बात करें अगर, पॉलीगन होता क्या है आप लोगों को नहीं पता, ये होता बहुत इजी है, और मार्क्स अगर नहीं आता तो फिर दिक्कत भी आ रही है, 2 मार्क्स छोड़ देते लोग। इससे मान लो अगर उनका 50-50 आने वाला है, पॉलीगन से एक क्वेश्चन आ गया उनको नहीं आ रहा था, छोड़ दिए तो उनका 48 आता है। तो रीजन क्या है, इस टॉपिक को भी कवर करके चल रहा है, इससे मार्क्स आपका हमेशा अच्छा है। तो पॉलीगन होता क्या है, जनरली अगर पॉलीगन एक लाइन से तो पॉलीगन नहीं बनेगी, कभी एक स्ट्रेट लाइन से पॉलीगन, दो लाइन से कोई फिगर जो है हो गया, मतलब बाउंडेड रीजन नहीं बन सकता, या 2 लाइन है कोई इस तरह से तो उनसे भी बाउंडेड रीजन नहीं बन सकता। ओपन रीजन की वाला 2 लाइन मिला दिया इस तरह से, तब भी तो बाउंडेड नहीं है। तो पॉलीगन बनने की कंडीशन क्या है कि पॉलीगन में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए, हमेशा हमेशा पहले एक साइड नहीं होगी, दो भी नहीं होगी, ना तो पहले एक साइड से पॉलीगन बनेगा ना दो से, 3 होंगी तो एक बाउंडेड रीजन बन जाएगा, वो क्या बनेगा, ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड होंगी तो कैसा बन जाएगा, वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन बनने के लिए नंबर ऑफ साइड्स की मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 3 हो और 3 से ज्यादा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हमेशा n से हम डिनोट करते हैं, n हमेशा किसके बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर पॉलीगन बनना है तो कंडीशन, पॉलीगन बनने की कंडीशन क्या होगी, पॉलीगन बनने की कंडीशन ये होगी कि नंबर ऑफ साइड्स हमेशा क्या होगी, या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी, बस n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा एक पॉलीगन बन गया। अब अगर एक साइड और बढ़ा दे तो पॉलीगन कैसा बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया इस तरह से। फिर इसके बाद और एक साइड बढ़ा दो पेंटागन बन गया, ठीक है। फिर एक साइड और बढ़ा दे तो हेक्सागन बन गया। फिर अगर इस तरह से बढ़ाते चले जाओ, फिर इसके बाद हेक्सागन के बाद फिर यहाँ से नंबर आएगा इसका, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ठीक है। और ये लास्ट में कौन सा फिगर बनेगा, सर्कल बन जाता है। सबसे आखिरी फिगर जो बनता है इस तरह से फिगर बनता जाएगा, ट्रायंगल, फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये क्या हो गया, ट्रायंगल, और ये फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरह से बढ़ता जाएगा सारा। फिर लास्ट में जो फिगर बनेगा वो सर्कुलर फिगर बनेगा। सर्कल क्या है, सर्कल आप देखो नंबर ऑफ साइड्स की बात क्या है, बढ़ती जाती है। इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 7 साइड, इस तरह से। और सर्कल जब बनेगा तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, इनफाइनाइट साइड्स होती है। सर्कल जो होती है, सर्कल क्या होती है, सर्कल में छोटे छोटे पॉइंट करके इनफाइनाइट साइड होती है, ठीक है। ये फिगर देखो जितनी नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग कैसा सर्कुलर फिगर होता जाता है, ऐसा फिगर होता है सर्कुलर। तो ये नंबर ऑफ साइड, सर्कल जब बन जाता है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो लास्ट फिगर जो बनता है पॉलीगन का वो क्या बनता है, सर्कल। अब आपके जो, अगर आपके सिलेबस की बात करें तो हमेशा सिलेबस में क्या पढ़ना होता है आपको, रेगुलर पॉलीगन पढ़ना होता है। क्या, ये तो नॉर्मल पॉलीगन है, बहुभुज है, ठीक है। लेकिन हमें जो आपके आपके जो सिलेबस में वो क्या है, वो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब अगर देखा जाए तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारे साइड्स भी इक्वल हो। अगर सारी साइड्स इक्वल हो गई तो सारे कैसे, सारी साइड्स अगर इक्वल हो गई तो उनके सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है।
अगर रेगुलर है तो मतलब अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल हो जाते हैं, थीटा थीटा थीटा, साफ साफ थीटा थीटा होंगे, ठीक है, और इक्वल हो जाएंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो रेगुलर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल अगर कहा जाएगा, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो भी है जितने भी एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेगुलर की खास बात क्या होती है, रेगुलर पॉलीगन जब भी आएगा तो इसका मतलब सारे एंगल इक्वल, हर एक साइड इक्वल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। रेगुलर पॉलीगन की जब भी बात, अभी तो पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो उसमें साइड इक्वल जरूरी नहीं था, साइड इक्वल हो। अभी जब पॉलीगन की बात कर रहे थे शुरू में तो जरूरी नहीं था कि साइड इक्वल हो सकता है साइड कुछ और होगी, कुछ और होगी, कुछ और। लेकिन जब रेगुलर की बात की गई तो ये अगर 10 है तो 10 10 सारे 10 10 होगी, अगर ये 20 है तो सारी साइड कैसे होंगी, 20 20 होगी, ठीक है। तो और एंगल भी कितने होंगे, एंगल भी हमेशा सारे इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन और अगर नॉर्मल पॉलीगन की बात करें तो साइड्स का डिफरेंस हो सकता है नॉर्मल पॉलीगन में, लेकिन रेगुलर में क्या होता है कि डिफरेंस नहीं होगा। अब रेगुलर पॉलीगन, अगर पॉलीगन की बात करते हैं तो पॉलीगन में जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं। भाई एक ट्रायंगल लेते हो तो ट्रायंगल में कितनी साइड है, ट्रायंगल में कितनी साइड है, 1 2 3, तीन साइड, तो कितने वर्टेक्स बनेंगे, तीन वर्टेक्स भी बनेंगे, तीन वर्टेक्स बनेंगे, तीन एंगल भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी साइड से, चार साइड से, तो वर्टेक्स कितने, चार वर्टेक्स भी बनेंगे और चार एंगल भी बनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, जितनी नंबर ऑफ साइड उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स और उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब एक चीज खास बात क्या समझनी है आपको इसमें, रेगुलर पॉलीगन में जो चीज समझनी है वो क्या है कि मान लो पॉलीगन है इस तरह से, एक हेक्सागन बनाते हैं इस तरह से, तो जो एंगल अंदर एंगल बनता है, जो अंदर एंगल बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, हर एक एंगल मतलब जितने एंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे आपस में और साइड भी बराबर होंगी। तो जो अंदर एंगल बनता है उसे आई से डिनोट करते हैं, और आई का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल, क्या होता है, इंटीरियर एंगल। तो अंदर वाला जो एंगल होगा इंटीरियर, और इस पर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे तो जो बाहर निकलता है एंगल वो एक्सटीरियर होता है। क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अंदर वाले एंगल को क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल, बाहर वाले को एक्सटीरियर। और अगर एक स्ट्रेट लाइन देखी जाए तो किसी स्ट्रेट लाइन है तो मतलब रहती तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना होगा, अगर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों जोड़ दिए जाए तो हमेशा हमेशा ये 180 डिग्री होता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रू, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, ठीक है। अब ये तो इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम हो गया, ठीक है। इसको नोट करना, फटाक से नोट कर लो जल्दी से, सारी जगह यही होगा, सारी जगह आप इसको थोड़ा पढ़ा दो। तो अगर रेगुलर है तो सारे एंगल कैसे आई आई होंगे, इंटरनल एंगल हर एक एंगल कितने का आई का होगा, हर एक एंगल आई ही होगा। तो ये भी कहता है इंटीरियर है तो एक्सटीरियर होगा, सिमिलर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कोई भी फिगर अगर रेगुलर है तो रेगुलर फिगर होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। अब एक चीज होता हूं, ध्यान से देखना है यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब सारे एंगल का सम, मतलब अंदर में जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम, यहाँ पे भी जितने एंगल बन रहे हैं सबका सम क्या होगा, यहाँ पे जितने एंगल बन रहे हैं सबका सम क्या होगा। तो वो अगर निकालना होता तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला आपको रटा दिया जाए n-2 into 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना रटाया जाए, तो वो वेक्टर नहीं, सोच ये सोचो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, अगर इंटीरियर एंगल का सम देखा जाए तो कितना 180 होगा, तो यहाँ पे 180 एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एक डायगोनल हमने ज्वाइन कर दिया तो कितने ट्रायंगल बने, दो, मतलब कितना हो गया, दो ट्रायंगल बने, मतलब क्या हो गया, एक एक ट्रायंगल का 180 तो दो ट्रायंगल का 180। यहाँ पे अगर एक डायगोनल खींच दिया जाए, एक डायगोनल इस तरह से खींच दिया जाए, ठीक है, वैसे तीन ट्रायंगल बन गए, तो तीन ट्रायंगल का मतलब कितना हो जाएगा, 3 into 180, तीन ट्रायंगल इस तरह से। ऐसे चौथा अगर खींच दिया जाए तो अगर पेंटागन हेक्सागन और ऐसे करके वैसे बढ़ता जाता है। तो इसको लिखते कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, तीन साइड्स है, थ्री साइड्स है, तो तीन साइड्स में से अगर हम माइनस करें क्या, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 minus 2 लिख सकते हैं तीन साइड से। यहाँ फोर साइड से तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 minus 2,
इसी तरह यहाँ 5 साइड्स है तो क्या लिख सकते हो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी से अगर n टर्म n साइड्स वाले पॉलीगन तक जाते हो अगर आप, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हो लास्ट वाले अगर n साइड्स वाले पॉलीगन तक जाओगे तो वहां भी आप n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो। इसका मतलब सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आप फॉर्मूला निकल के आया सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला अगर n साइड से n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और यही रटाया जाता है उसका रटने का कुछ और रीजन नहीं है। आपके पास ऊपर में कैसे निकलता है, ट्रायंगल के थ्रू निकलता है, आपको दिख रहा है सब जगह से। तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब सम का मतलब है सिग्मा, से सिग्मा लिख सकते हो सिग्मा आई, आई का मतलब सम का मतलब, ये सिग्मा जो है वो ग्रीक वर्ड है, और वो के उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन सिग्मा आई मतलब इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, n माइनस 2 इंटू 180। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। हटा दें इसको। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, तो पहला हो गया, फिर ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अगर हमें ईच इंटीरियर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज बताओ, अगर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम देखें तो 180 क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर इस सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब एक इंटीरियर एंगल देखा जाए, कितने इंटीरियर, अगर n हमारे पास, ध्यान से सुनो, जितने भी मतलब ट्रायंगल है और उसकी साइड कितनी, 3 साइड्स, तो हम कैसे लिखते थे, तो यहाँ पे 180 डिग्री ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, इंटीरियर कितने इंटीरियर एंगल, पहला इंटीरियर, दूसरा इंटीरियर, तीसरा इंटीरियर, इस तरह तीन इंटीरियर एंगल। अगर n साइड से तो n इंटीरियर एंगल मतलब n इंटू आई, n इंटू सिंगल एक इंटीरियर एंगल मल्टीप्लाई कर जितने इंटीरियर एंगल बनेंगे टोटल n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, आपके पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा कितना, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो जब भी ईच इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बता देंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, तो इजीली कर पाओगे, नोट करते जाओ। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n minus 2 180 degree divided by n, तो sum of all interior angles divided by n, number of sides, n is equal to number of sides। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नेक्स्ट
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। क्या होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, कैसे निकालोगे? जैसे एक पॉलीगन मान लो एग्जैक्टली इस तरह से निकालो, और उसमें हर एक इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये अंदर वाला इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर, अंदर का इंटीरियर, बाहर का एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इस तरह से देखा जाए तो ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर। अगर मैं सारे एक्सटीरियर बाहर 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 कोण को जो है, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर की ही वैल्यू निकालूं, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम की वैल्यू निकालो तो किसके बराबर आना चाहिए? 360 डिग्री। वैसे जनरली जितने भी पॉलीगन, कोई भी कैसा भी पॉलीगन हो, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल जोड़ा जाए तो हमेशा 360 डिग्री ही आता है, ये रूल वैसे जनरली ये ट्रू है। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे होता है। आपको पता है कि अगर एक इंटीरियर और एक्सटीरियर जोड़ते हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर जोड़ते हो तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर इज इक्वल टू, अगर के तो क्या है, सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ लिया, सारे एक्सटीरियर जोड़ लिया तो क्या होगा? हमेशा ये जितने अगर n, अगर नंबर का पॉलीगन है, n साइड्स वाला पॉलीगन है तो कितना हो जाएगा? n into 180। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपने निकाल ही चुके हो, कितना होता है? n - 2 into 180 डिग्री। आपको एक्सटीरियर निकालना है, सम ऑफ, ये सिग्मा जो है सम सम का शो करता है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल n into 180 डिग्री। सॉल्व कर दो 180 m minus 360 डिग्री प्लस सम ऑफ ईच एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इनटू 180 डिग्री। अब एक चीज बताओ मुझे, ये तो कट जाएगा सीधा सीधा, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपके पास? 360 के बराबर आ गया। मतलब ये ट्रू है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबको जोड़ दोगे तो ये हमेशा 360 डिग्री के बराबर ही आते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो किसके बराबर होंगे? हमेशा हमेशा किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के बराबर होंगे। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट आपके पास, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा भाई? एक एक्सटीरियर एंगल तो अगर देखा जाए, एक एक्सटीरियर तो कैसे, साइड जितनी साइड होती है एक्सटीरियर एंगल, तो n into एक्सटीरियर ऑल एक्सटीरियर एंगल, n into एक्सटीरियर एंगल इनटू जिसके बराबर 360। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास n से डिवाइड कर दो तो 360 डिवाइडेड बाय n जो होगा वो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। तो 360 डिवाइडेड बाय n इज ईच एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसको नोट कर ले फटाफट, जल्दी से इसको नोट करें, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। अब किसी भी अगर पॉलीगन में देखा जाए नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाले, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n नंबर ऑफ साइड, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो n - 3 डिवाइड बाय 2, ये नंबर ऑफ डायगोनल। आपसे पूछा जाएगा कभी भी उनके विकर्णों की संख्या, एक पॉलीगन है जिसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, या फिर उनके डायगोनल्स की संख्या क्या होगी, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, मान लो साइड n है तो n 3 डिवाइड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगर मान लो 5 डायगोनल्स है तो क्या करोगे? 5 पुट कर दोगे, 5 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आपके पास मतलब n इज इक्वल टू कितना है? 5 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आ जाएंगे? 5 3 डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब आपके पास कितनी डायगोनल्स बनेगी? अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो डायगोनल 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपके पास आंसर आ
ठीक है। अब एक चीज और जान लो, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। लास्ट जो है पॉलीगन में क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। बेसिक सा डिफरेंस है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन की खास बात क्या होती है, जल्दी समझ लो बजाय से। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसा पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन अगर ऐसा है जिसके इस तरह से पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स के सारे एंगल कैसे होते हैं, मतलब सारे एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल कितना होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होते हैं। सारे एंगल, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, सारे एंगल आप चेक देख लो, 180 से कम ही मिलेंगे, 180 नहीं मिलेंगे। 180 होने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। तो 180 से कम होंगे सारे इंटीरियर एंगल, तो कैसा पॉलीगन हो गया, ऐसा पॉलीगन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। और हर एक डायगोनल, अगर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हो, सारे के सारे डायगोनल्स अंदर ही होंगे इसके। अगर कोई भी डायगोनल ज्वाइन करते हो इस फिगर के अंदर, पॉलीगन के अंदर, तो सारे डायगोनल अंदर, फिगर के अंदर, बाहर नहीं होगा। कोई भी ये नहीं कि मतलब एक बाहर इधर से निकल गया इधर से, नहीं। सारे के सारे डायगोनल कहाँ होंगे, सारे के सारे डायगोनल जो होंगे अंदर ही बनेंगे, ठीक है। सारे के सारे डायगोनल जो होंगे वो अंदर ही बनेंगे, कोई बाहर डायगोनल नहीं जाएगा, इस फिगर के बाहर डायगोनल नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज द कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि सारे इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री होंगे, कोई भी 180 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कनकेव पॉलीगन की बात करें, इस तरह से होता है। कनकेव पॉलीगन की बात करें तो कुछ इस तरह से फिगर बन सकता है, ठीक है। ये फिगर, इसमें क्या होता है, एक ऐसा एंगल होगा, मतलब कोई ना कोई एक एंगल ऐसा होगा जो 180 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर एंगल काउंट करते हैं, ये वाला एंगल, तो ये वाला 180 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये थीटा है, तो थीटा किससे बड़ा होगा, 180 से। तो कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि एंगल जो है वो 180 से, कोई ना कोई एंगल 180 से बड़ा मिल जाएगा, तो वो कैसा पॉलीगन कहलाएगा, वो कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। उसके डायगोनल जो है बाहर भी लाई करेंगे। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको ज्वाइन करोगे तो ये बाहर का डायगोनल है। आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो बाहर से डायगोनल है। इसको भी और भी कोई फिगर ये वाला ज्वाइन करना चाहो तो कैसा, कुछ भी फिगर मतलब कोई ऐसा डायगोनल क्या है, इसके बाहर भी डायगोनल लाई कर सकते हैं, अंदर तो होंगी होंगी, इसकी डायगोनल बाहर भी हो सकती है। तो कनकेव पॉलीगन की खास बात क्या है कि इसका एक एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है। और कोई ना, जितने भी डायगोनल हैं, सारे के सारे, जरूरी नहीं कि सारे डायगोनल अंदर ही हो फिगर के, कुछ डायगोनल बाहर भी हो सकते हैं फिगर से, ठीक है। कुछ डायगोनल फिगर से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि सारे के सारे डायगोनल फिगर के अंदर ही होंगे, और हर एक एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा। तो दीज थिंग्स आर ऑल अबाउट द पॉलीगन। सारी चीजें पॉलीगन के बारे में हमने आज पढ़ ली हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यही एंड करना चाहेंगे, अगली क्लास में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी होंगे उसको करके और इस 2D पॉलीगन 2D मेंसुरेशन को एंड करेंगे और 3D शुरू कर देंगे, जहां पे आपको एरिया, आपको वॉल्यूम भी पढ़ना होगा, ठीक है। 3D मेंसुरेशन में आपको सिलेंडर है, कोन है, ये सारी चीजें पढ़नी होगी, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है सारी चीजें, बताओ। अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी लगेगा, क्वेश्चन आसान होते हैं। और कैसे मैं तरीके बताऊं कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो रेशियो बेस्ड सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं फॉर्मूला यूज किया जाए, आप रेशियो बेस्ड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करें यहीं पे, बोलो किसी को दिक्कत है तो कोई पूछ सकता है, नहीं बोलना तुम लोगों को, क्लियर है इसका मतलब सभी को। चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है फिर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।